हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट, और अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताया, एस ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं वो NS1 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इट इज़ कॉल्ड एल्कली मेटल्स, इनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, लिथियम is the lightest alkali metal, lithium is the hardest alkali metal। lithium सबसे lightest alkali metal है, lithium hardest alkali metal है। lithium and sodium and potassium are lighter than water। lithium, sodium और potassium पानी से हल्के होते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन NS1, ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल्स हैं तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इनके पास बैलेंस सेल में है उसको लॉस कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। ठीक है, फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि सीजियम और फ्रांशियम दोनों अब रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। फ्रांशियम और सीजियम दोनों अब रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको बताया है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया अमलगम के फॉर्मेशन के बारे में। तो ये मेटल्स, सभी अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, अमलगम फॉर्म करते हैं, मतलब मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करके अमलगम बनाते हैं। कौन से वो मेटल हैं जो अमलगम नहीं बनाते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल वो मेटल्स हैं जो अमलगम नहीं बनाते हैं। डेंसिटी के बारे में खास तौर से एक पॉइंट ध्यान रखना है। डेंसिटी डाउन साइड जाने पर इंक्रीज तो होती है, लेकिन पोटासियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम सडन इंक्रीज हो जाता है। तो due to sudden increase in atomic volume, the density of potassium is less than density of sodium। पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से कम होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन साइड जाने पर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटालिक नेचर नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका मेटालिक नेचर उतना ज्यादा होता है। इसके बाद हमने बात किया बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। तो ये अपने पीरियड में सबसे लार्ज साइज वाले एलिमेंट हैं। साइज बड़ा है एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, और इसके पास बैलेंस सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इट इज लूजली बॉन्डेड। तो ये लूजली बॉन्डेड होंगे मेटालिक स्टेट में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है लिथियम से सीजियम तक जाने पर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। देन हमने बात किया फ्लेम कलर के बारे में। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। इट इज मेटल्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। अपने साइज के बड़े होने के कारण इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सो कैन इजिली डोनेट, कैन इजिली लॉस द इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको हम बंसन बर्नर की फ्लेम पर हीट करते हैं तो ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण बंसन बर्नर की फ्लेम को कलर प्रोड्यूस करते हैं, इंपार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर विद बंसन बर्नर फ्लेम। लिथियम में क्रिम्सन रेड, सोडियम में गोल्डन येलो, पोटाशियम में लाइट वॉयलेट और पेल वॉयलेट, और पोटाशियम के बाद रुबिडियम में कलर आया वॉयलेट, और सीजियम में ब्लूइश वॉयलेट और ब्लू कलर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक के टॉपिक्स पर हमने बात कर लिया। अब आगे के टॉपिक्स पर बात करना शुरू करते हैं।
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक जिस पे हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी देखिए, जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन गैसियस स्टेट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन गैसियस स्टेट। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं? गैसियस स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an isolated gaseous atom, amount of energy required when an isolated gaseous atom loss electron, or amount of energy required for removal of electron, amount of energy required for removal of electron from isolated gaseous atom। तो gaseous state में कैलकुलेट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात क्लियरली ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट का हमें आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy required to remove the electron, amount of energy required to remove the electron from an isolated gaseous atom। मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बारी आई हाइड्रेशन एनर्जी की। तो हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअल में है क्या? तो देखो, ये अल्काली मेटल्स के जो कंपाउंड हैं, जो सॉल्ट हैं, वो आयोनिक नेचर के होंगे। इट इज आयोनिक इन नेचर। तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व इन वाटर। और वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? इसका कैटायन जो होगा, इट्स कैटायन गेट हाइड्रोलाइज्ड। इसका कैटायन वाटर के साथ आएगा, इट कैटायंस गेट हाइड्रोलाइज्ड। और उस ड्यूरेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज द आयोनाइजेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब एक को हमने गैसियस स्टेट में कैलकुलेट किया और एक एक्वस सॉल्यूशन में कैलकुलेट होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो हाइड्रेशन एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड, the energy released, the energy released, the energy released when 1 gram mole, when 1 gram mole amount of energy release when 1 gram mole, when 1 gram mole of an ion, 1 gram mole of an ion get hydrolyzed, ion is dissolved in water, ऐसा भी कह सकते हैं। ion is dissolved in water, ion is dissolved in water। तो जब 1 ग्राम मोल आयन वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ एन आयन इज डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो ये कैसा हो गया? इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हाइड्रेशन एनर्जी। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक बात और ध्यान रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी decreases from
lithium to cesium, lithium to cesium, hydration energy decreases from lithium to cesium, decreases from lithium to cesium. Smaller the cation, greater the hydration energy. Smaller the cation, smaller the cation, smaller the cation, greater the hydration energy, greater the hydration energy. So these are some important points, very important points. Smaller the cation and greater the hydration energy. किसी कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब इनमें से लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है. स्मॉलर द कैटायन, ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी. स्मॉलर द कैटायन, ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी. तो देखो M प्लस वाटर एक्वस, तो ये आ जाएगा M. इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी मेटल, तो कैटायन की बात हो रही है. जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तब कैटायन गेट हाइड्रोलाइज, मेटल इज नॉट गेट हाइड्रोलाइज, कैटायन गेट हाइड्रोलाइज. तो ये हो जाएगा आपका M, और दैट इज M एक्वस प्लस, M एक्वस प्लस. ओके, तो दैट इज M एक्वस प्लस. ओके, तो हाइड्रेटेड कैटायन है ये, हाइड्रेटेड कैटायन. तो देखिए किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, जिसका साइज सबसे छोटा होगा. स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब अगर बात करें हम कंडक्टिविटी के बारे में, तो जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा एसोसिएट करेगा, तो उसका मूवमेंट, उसके आयंस के चलने की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है. इन एक्वस सॉल्यूशन lithium ion, the conductivity of lithium ion, ऐसा कहूँ मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. in aqueous solution the conductivity of lithium ion, the conductivity of lithium ion is the least, and it increases from lithium to cesium. It is increases from lithium to cesium. मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सीजियम आयन की कंडक्टिविटी होगी वो फास्टर होगी एज कंपेयर टू लिथियम आयन. छोटे साइज के कारण वो ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट होके हैवियर हो जाएगा. ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो. तो इन एक्वस सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ लिथियम आयन इज द लीस्ट. इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी. मतलब लिथियम आयन की जो कंडक्टिविटी होगी वो सबसे लीस्ट होगी यहाँ पर. ठीक है, तो द पॉइंट्स रिलेटेड विद द हाइड्रेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ कैटायन get hydrolyzed. 1 gram mole of cation get hydrolyzed. It is exothermic and it is calculated in aqueous solution. It is calculated in aqueous solution. और इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, aqueous solution में करते हैं. तो एक और पॉइंट ध्यान रख लेंगे, मोबिलिटी ऑफ कैटायंस. मोबिलिटी ऑफ कैटायंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये ध्यान रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोबिलिटी ऑफ कैटायंस, तो सबसे फास्टर मूव करेगा सीजियम एक्वस प्लस, देन सीजियम के बाद रुबिडियम
रुबिडियम एक्वस प्लस, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सीजियम आयन का, सीजियम हाइड्रेटेड सीजियम आयन का मूवमेंट फास्टर होगा एज कंपेयर टू अदर्स। देन पोटेशियम एक्वस प्लस, देन सोडियम aqueous plus, and the lithium ion having the least conductivity in aqueous solution, least conductivity in aqueous solution, least mobility in aqueous solution। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सब चीजें बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। तो लिथियम आयन भारी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, और जो भारी हो जाएगा उसका वो बहुत स्लो स्पीड से चलेगा, ऐसे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, और ऑर्डर में लिख दिया, साइंटिफिकली भी सारी चीज़ें आपको बता दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देयर इज द हाइड्रेशन एनर्जी एंड पॉइंट्स रिलेटेड विद द हाइड्रेशन एनर्जी। देन अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो देखो सभी अल्काली मेटल्स क्या होते हैं, सभी अल्काली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो लार्ज साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन energy, large size, low ionization energy, removal of electron is easier, removal of electron is easier, removal of electron is easier। So alkali metals act as strong reducing agent, strong reducing agent। alkali metals strong reducing agent, strong reducing agent। in free state, in free metal state, in free metal state, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। in free metal state, in free metal state the reducing order is, the reducing nature is, the reducing nature is, the reducing nature is increases from lithium to cesium, lithium to cesium। मतलब अगर फ्री मेटल स्टेट में है, फ्री मेटालिक स्टेट में है, तो रिड्यूसिंग नेचर लिथियम से सीजियम तक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर भी बात करना पड़ेगा इसके बारे में। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ट्रेंड अपोजिट हो जाता है क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर फ्री मेटल स्टेट पे बात करेंगे, इफ द क्वेश्चन इज इन फ्री मेटल स्टेट, देन the cesium is the strongest reducing agent। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, लार्ज एटॉमिक साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, सो अल्काली मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने साफ साफ देखो लिखा है, इन फ्री मेटल स्टेट द रिड्यूसिंग नेचर इज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। मतलब यहां पे सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन फ्री मेटल स्टेट, इन फ्री मेटल स्टेट। तो सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन फ्री मेटल स्टेट। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बात बदल जाएगी, क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर काम करता है। ओके द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब बात कर लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं अलग से लिख रहा हूं उसको, उसका मतलब ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्वस
solution, in aqueous solution, reducing power. तो इन aqueous solution के बारे में बात कर रहे हैं. The tendency of an element to lose electron. The tendency of an element to lose electron in aqueous solution, is measured by its E naught value. That is, it may be standard or reduction. It may be standard reduction or oxidation potential. It may be standard oxidation or reduction electrode potential. तो in aqueous solution is measured by, अगर मैं ऐसा कहूँ, is measured by E naught standard oxidation potential. तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जितना कम होता है उतना पावरफुल, और जितना ज़्यादा होगा उतना पावरफुल. ठीक है, तो इट इज़ नोन एज in aqueous solution, it is measured by its standard oxidation potential. Standard oxidation potential. And alkali metals have higher standard oxidation potential, low reduction or higher oxidation standard potential, तो अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होता है, हाई होता है. इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज़ें डिपेंड करेगी हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, न कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, है ना. तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना. तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसको मैं लिख देता हूं तो वो ध्यान रहेगा, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन एक्वस सॉल्यूशन. In aqueous solution, it depends on hydration energy. It depends on hydration energy. Okay, where in free state, it depends on ionization energy. फ्री स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है. इसलिए ट्रेंड ऑपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है लिथियम की. ठीक, तो इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी. और हाइड्रेशन एनर्जी, कैटायन जब हाइड्रोलाइज होता है तब जो एनर्जी निकलती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसस स्टेट में कैलकुलेट की जाती है. इसलिए दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी, वेयर इन फ्री स्टेट इट डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड द hydration energy of lithium ion is the highest. Hydration energy of lithium ion is
highest. So its standard oxidation potential its standard oxidation potential is higher in alkali metals और बाकी सभी में भी। पोटाश एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम आयन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोवेस्ट होती है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो फिर से एक बार, इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन, तो एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये ध्यान रखना है। और लिथियम आयन का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर अगर एक्वस सॉल्यूशन में पूछेंगे तो इन एक्वस सॉल्यूशन द लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent. Lithium is the strongest reducing agent. In aqueous solution, lithium is the strongest reducing agent. अब lithium, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका E नॉट का वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। वैसे हमने रेडॉक्स में सब पढ़ाया है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा मैंने, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दैट इज, जहां पे रिडक्शन में प्लस माइनस रहता है तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट फॉर लिथियम, 2.71 प्लस 2.71। ऑक्सीड रिडक्शन में माइनस साइन से लिखते हैं, ऑक्सीडेशन में प्लस साइन से लिख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, 3.5, 2.71 और प्लस 2.93 फॉर पोटाशियम, 2.99 फॉर रुबिडियम एंड अप्रॉक्सीमेट 2.99 फॉर सीजियम। तो देयर इज the lithium is the strongest reducing agent in aqueous solution। ये ध्यान रखना है। फ्री मेटल स्टेट में जो रिड्यूसिंग पावर कैलकुलेट होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर कैलकुलेट होता है। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में जो रिड्यूसिंग पावर कैलकुलेट होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन एक्वस सॉल्यूशन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent. So this is one of the another very important point. तो reducing nature फ्री स्टेट में सीजियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। तो एयर के साथ रिएक्शन, मतलब पहले तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर बात करेंगे, हाउ अल्काली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो क्या ध्यान रखना है? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, all alkali metals are highly reactive. All alkali metals are highly reactive.
आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने के कारण सभी अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, reacts with oxygen, react with oxygen to form a layer of oxide, to form a layer of oxide on its surface, layer of oxide on its surface। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर जमा करते हैं। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ layer of oxide on its surface which decrease the metallic sharpness, which decrease the metallic sharpness, जो कि metallic sharpness को क्या करता है, कम कर देता है। metallic sharpness, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि why metallic sharpness decreases in air, तो लेयर ऑफ ऑक्साइड के जमा होने के कारण metallic sharpness क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण। अब देखिए फिर से गैस स्टेट में रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे एंड इमीडिएटली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो लेयर ऑफ ऑक्साइड सभी बनाएंगे, ये कॉमन बात हो गई है ना। अब देखें, लिथियम रिएक्ट्स विथ एयर, लिथियम रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड, ओनली मोनो ऑक्साइड। लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करके केवल और केवल मोनो ऑक्साइड बनाता है। लिथियम रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड। ओके, सोडियम रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म मोनो ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड, मोनो ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड। मोनोऑक्साइड और पैरोक्साइड भी बनाएगा सोडियम, मोनोऑक्साइड एंड पैरोक्साइड। ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम मेनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। तो पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड तक बनाएंगे, मतलब ऑक्साइड, पैरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, मेनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज, ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज। अब हम ये बात कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा पैरोक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट मैं आपको हिंट कर देता हूं। तो लिथियम फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड पैरोक्साइड, वेयर हायर अल्काली मेटल्स मेनली फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is -2 in case of oxide, -2 in case of oxide। पहले भी बताया है मैंने आपको ये सब चीजें, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के केस में कितना होगा, -2। ऑक्सीडेशन number of oxygen in case of oxide is -2. Oxidation number of oxygen is -2 in case of oxide, -1 in peroxide, -1 in peroxide, and -1/2 in superoxide, -1/2 in superoxide। जबकि सुपरऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड
the oxidation number of oxygen is -1/2. तो this is the very important point. ओके तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा परऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है. तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई. ओके नाउ अब बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में. तो लिथियम केवल मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम मोनोऑक्साइड परऑक्साइड दोनों बनाएगा, साइज थोड़ा लिथियम से बड़ा है उसका, और पोटेशियम एंड अदर्स में सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन. तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स Li2O, लिथियम मोनोऑक्साइड. ओके सोडियम में sodium monoxide, and sodium is also able to form Na2O2, Na2O2, sodium peroxide. Potassium, rubidium or cesium is able to form superoxide. This is potassium superoxide. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं potassium superoxide. So now can check the oxidation number. Na2O, Na2O में ऑक्सीजन. तो नाउ ऑक्सीजन इज द X and 1 sodium is the 1 positive, 2 sodium is the 2 positive, equal to 0. तो here X equal to -2. तो in oxide the oxidation number of oxygen is negative. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. ठीक है. अब बात करें परऑक्साइड में Na2O2, here is the 2X. ऑक्सीजन इज सोडियम इज +1, 2 सोडियम इज देयर, तो 2 प्लस इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2/2. तो हियर द चार्ज नंबर इज -1. सुपर ऑक्साइड लाइक KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. तो 2X बिकॉज 2 ऑक्सीजन इज देयर, चार्ज ऑफ पोटेशियम इज +1 इक्वल टू 0. तो हियर X इक्वल टू व्हाट, -1/2. X इक्वल टू व्हाट, -1/2. तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर से हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके क्लियर. तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2, परऑक्साइड में ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज रिलेटेड विथ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, यूज्ड इन spacecraft and supersonic jets. सुपरसोनिक जेट में यूज होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. ओके तो इन सुपरसोनिक जेट, सबमराइन्स, ओके स्पेसक्राफ्ट एंड सबमराइन्स, नॉट सुपरसोनिक जेट्स, इट इज इन submarines because KO2 potassium superoxide reacts with कार्बन डाइऑक्साइड, जो नेचर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड water vapors to liberate oxygen gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बना के देगा, और मॉइस्चराइजर या वाटर वेपर्स जो हैं उनसे भी क्या करेगा, ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा. मॉइस्चराइजर से भी क्या करेगा, ऑक्सीजन लिबरेट करके देगा.
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसलिए इसका यूज सबमरीन्स में करते हैं। ठीक है ना। अब इसके रिएक्शन के बारे में भी बता देता हूं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स K2CO3 प्लस 3/2 ऑफ O2, ये बैलेंस कर दिया मैंने इसको ना। और वाटर वेपर्स के साथ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स, तो KOH बन जाएगा 2KOH प्लस 3/2 O2, 2KOH प्लस 3/2 O2। ओके, तो दोनों केसेस में केवल ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज कर देगा ऑक्सीजन में, और साथ साथ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, ये इसका एयर के साथ रिएक्शन का पॉइंट है। तो पहले हमने इस पर बात किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में। तो लिथियम के साथ मोनोऑक्साइड, सोडियम के साथ पारोक्साइड, मोनोऑक्साइड के साथ साथ पारोक्साइड, और अदर्स में मेनली सुपर ऑक्साइड, क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या ध्यान रखना है, अल्कली मेटल्स एंड इट्स ऑक्साइड, अल्कली मेटल्स एंड इट्स ऑक्साइड reacts with water to form hydroxide, react with water to form हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली मेटल और उसके ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, react with water to form hydroxide। okay, अब क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखना है। हाइड्रोक्साइड्स are ionic compound, हाइड्रोक्साइड्स कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड है। इट मीन्स soluble in water, इसका मतलब ये हुआ soluble in water, तो आयोनिक कंपाउंड है, वाटर सोलुबल होते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड increases from lithium to cesium, basicity of hydroxide increases from lithium to cesium, और हाइड्रोक्साइड का जो बेसिसिटी है वो लिथियम से सीजियम तक क्या होता है, बढ़ता जाता है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड increases from lithium to cesium. It means cesium hydroxide is the most basic. Cesium, then rubidium, then potassium, then sodium, and then lithium hydroxide. So this is about the basicity of hydroxide. ये हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी है, और यही इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड भी है। तो थर्मल
स्टेबिलिटी अगर कभी पूछेंगे तो क्या ध्यान रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगेन सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन NaOH एंड देन फाइनली लिथियम हाइड्रोक्साइड। सबसे लीस्ट स्टेबल है, थर्मली सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है। बेसिसिटी डाउन साइड जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। लिथियम हाइड्रोक्साइड सब थर्मली सबसे कम स्टेबल है। ओके, और अगले पॉइंट्स को हम लोग अगले पॉइंट से नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।